टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी के आज के पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के पार्ट में शेष बचा हुआ जो जीवाणु था उसके बारे में पहले समझाएंगे और फिर एमसीक्यू पढ़ाएंगे। तो पहले थ्योरी समझते हैं और इसके बाद एमसीक्यू को समझाएंगे। तो पहले समझते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। एक वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम। वैज्ञानिक का क्या नाम था? हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ये वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया जो था, बैक्टीरिया कहो चाहे जीवाणु कहो हिंदी में, तो बैक्टीरिया को अभिरंजित किया। अभिरंजित का मतलब है स्टैंस किया, यानी कि स्टैनिंग की। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया को अभिरंजित करने की विधि की खोज की थी। किस विधि की? बैक्टीरिया को अभिरंजित करने की विधि की खोज की थी। इसीलिए इस अभिरंजन की विधि को ग्राम अभिरंजन भी कहा जाता है, ग्राम स्टैनिंग भी कहा जाता है, ग्राम स्टैनिंग या ग्राम अभिरंजन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस विधि में क्या क्या किया था, कौन कौन से स्टेप थे, आइए समझाते हैं। तो देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया कुछ ले लिए। तो यहां पर हम कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर डाल लेते हैं और इन सभी बैक्टीरिया को किस घोल में डाला? क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन। बैक्टीरिया या जीवाणु थे। तो कुछ बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने? क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के घोल से अभिरंजित किया। यह अभिरंजन की एक विधि थी। तो इनको अभिरंजित किया और अभिरंजित करने के बाद में क्या किया कि इनको यहां से निकाला, इन बैक्टीरिया को निकाला और निकालने के बाद में इनको एल्कोहल या फिर कह लीजिए एसीटोन, एल्कोहल या एसीटोन के घोल से धोया। इन सभी बैक्टीरिया को एल्कोहल या एसीटोन के घोल से धोया। देखिए, सबसे पहले क्या किया? क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के घोल से बैक्टीरिया को अभिरंजित किया और अभिरंजित करने के बाद उनको वहां से निकाल करके एल्कोहल या एसीटोन से धोया। अब एल्कोहल या एसीटोन से धोने पर कुछ बैक्टीरिया, इसमें से जो कुछ बैक्टीरिया थे क्या हुए? कुछ बैक्टीरिया यहां निकाल लेते हैं। मान लीजिए 4 बैक्टीरिया थे, तो कुछ बैक्टीरिया का जो रंग था वो बैंगनी हो गया, बैंगनी रंग के हो गए या पर्पल हो गए। बैंगनी रंग या पर्पल कलर के हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया बैंगनी रंग के हो गए थे या पर्पल कलर के हो गए थे, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। अब आप समझ गए होंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। जो बैक्टीरिया बैंगनी रंग के हो गए या पर्पल कलर के हो गए थे, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। और इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो अभिरंजित नहीं हुए, जो अभिरंजित हो गए थे। अभिरंजित होने पर उनको जब एल्कोहल या एसीटोन के घोल में डाला गया तो बैंगनी रंग के हो गए, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया इसमें ऐसे थे, यहां पर देख लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया इसमें मान लीजिए कुछ ऐसे थे जो अभिरंजित नहीं हुए, स्टैंस के द्वारा अभिरंजित नहीं हुए। तो एल्कोहल से जब इनको धोया गया, भाई एल्कोहल से यहां भी धोया गया था तब बैंगनी रंग के हो गए थे, अब इनको भी एल्कोहल से धोया गया। तो एल्कोहल से धोने पर ये रंगहीन हो गए या रंगहीन हो जाते हैं। इनके रंगहीन ही बचता है, रंगहीन हो जाते हैं। अब क्या किया गया कि जब ये रंगहीन हो गए तो सैफ्रानीन से इनको अभिरंजित किया गया। जब रंगहीन हो गए तो इनको सैफ्रानीन से अभिरंजित किया गया। जब सैफ्रानीन से अभिरंजित किया तो ये लाल रंग के हो गए। सैफ्रानीन से अभिरंजित करने पर ये लाल रंग के हो जाते हैं। तो इन्हीं लाल रंग के बैक्टीरिया को ग्राम
निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। चलिए जल्दी से पूरी प्रोसेस को एक बार और समझा देते हैं। देखिए हैंस क्रिश्चियन ग्राम नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के घोल से अभिरंजित किया। तो हम यहां पर कुछ बैक्टीरिया ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का घोल है, आयोडीन का घोल है। तो कुछ बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के घोल से अभिरंजित किया गया। ये क्या थे? बैक्टीरिया थे। इनको जब अभिरंजित किया गया, अभिरंजित करने के बाद यहां से निकाला गया और निकालने के बाद में क्या किया गया, मान लेते हैं यहां पर सभी बैक्टीरिया रखे गए यहां से निकाल करके, और निकालने के बाद में इनको एल्कोहल या फिर एसीटोन, एल्कोहल या एसीटोन से धो लेते हैं। इन सभी बैक्टीरिया को एल्कोहल या एसीटोन से धोते हैं और धोने के बाद में कुछ बैक्टीरिया इसमें से किस रंग के हो जाते हैं? कुछ बैक्टीरिया बैंगनी रंग के हो जाते हैं, बैंगनी रंग या पर्पल कलर के हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया बैंगनी रंग या पर्पल कलर के हो जाते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और इसी में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो स्टेन से अभिरंजित नहीं हुए, अभिरंजित नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे, मान लेते इतने बैक्टीरिया ऐसे थे जो स्टेन के द्वारा, जो उपयुक्त स्टेन के द्वारा अभिरंजित किया गया था, उससे ये अभिरंजित नहीं होते हैं। तो इनको जब धोया गया एल्कोहल से या फिर एसीटोन से, जब इनको धोया गया तो धोने पर ये रंगहीन हो जाते हैं। धोने पर ये कैसे हो गए? ये रंगहीन हो गए, इसमें रंग ही नहीं बचा। अब क्या किया गया कि सैफ्रानीन से, ये एक रंगने का पदार्थ होता है, केमिकल होता है, तो सैफ्रानीन से इसको अभिरंजित किया गया। और जब इनको सैफ्रानीन से अभिरंजित किया गया तो ये लाल रंग के हो जाते हैं। सैफ्रानीन से अभिरंजित करने पर ये लाल रंग के हो जाते हैं। जो लाल रंग के हो गए हैं इन्हें ही क्या कहा? इन्हें ही ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखिए, जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के घोल से अभिरंजित हुए, एल्कोहल से धोने पर बैंगनी रंग या पर्पल कलर के दिखे, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। और जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अभिरंजन का, स्टेन्स का, उनको क्या किया गया कि एल्कोहल से धोया गया तो रंगहीन हो गए, उनमें रंग ही समाप्त हो गया। फिर उनको सैफ्रानीन से अभिरंजित किया गया, स्टेन किया गया, तो वो लाल रंग के हो जाते हैं। और लाल रंग के जो होते हैं उन्हें ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। इतना आप समझ गए होंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। अब इनमें और क्या क्या अंतर होते हैं देख लेते हैं। देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो 20 से 25 नैनोमीटर, NM लिख लीजिए, नैनोमीटर तक मोटी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो 20 से 25 NM मोटी होती है। अगर ग्राम नेगेटिव की बात की जाए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की जाए, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका जो भित्ति होती है वो 10 से 15 NM मोटी होती है, नैनोमीटर मोटी होती है। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति 20 से 25 नैनोमीटर मोटी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति 10 से 15 NM मोटी होती है। तो ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति 20 से 25 नैनोमीटर तक मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव की कोशिका भित्ति 10 से 15 नैनोमीटर तक मोटी होती है। अगर ग्राम पॉजिटिव में गुण की बात करें तो इसमें लगभग 20 से 80% पेप्टिडोग्लाइकॉन, कुछ मात्रा में प्रोटीन, कुछ मात्रा में ही पॉलीसैकेराइड,
और कुछ मात्रा में लिपोपॉलीसैकेराइड। और अगर ग्राम नेगेटिव की बात की जाए तो ग्राम नेगेटिव में लगभग में 10 से 15% पेप्टिडोग्लाइकॉन था, जबकि ग्राम नेगेटिव में 10 से 15% पेप्टिडोग्लाइकॉन और लगभग में 15% प्रोटीन और लगभग में 3% फास्फोलिपिड लगभग में 3%, लगभग में 50% लिपोपॉलीसैकेराइड, इस तरह से इसमें हो जाएगा। और अगर ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति के बाहर देखा जाए तो कोशिका भित्ति के बाहर की ओर टिकोइक एसिड का स्तर होता है, टिकोइक एसिड का स्तर पाया जाता है। आपको यहीं पर बता दें, बैक्टीरिया में रोम तथा जो फिम्बरी होते हैं उनकी बात करें तो यहां पर जो ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु होते हैं या ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी कुछ जातियों में जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के अलावा कोशिका भित्ति से अनेक सूक्ष्म दृढ़ सीधे नलिकाकार, कह लीजिए नलिकाकार, रोमाकार जैसे रोम होते हैं, उपांग निकले रहते हैं। इन उपांगों को ही फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बरी क्या किसे कहा जाता है? देखिए, जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनकी कुछ जातियों में जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला कहो चाहे हिंदी में कसाब कहो, जो फ्लैजिला होता है, इसके अलावा फ्लैजिला, जैसे ये फ्लैजिला है, तो इस फ्लैजिला को छोड़ करके इसके पूरे शरीर की सतह पर, कोशिका भित्ति की सतह पर इस तरह से सूक्ष्म यानी छोटे छोटे से दृढ़ सीधे व नलिकाकार रोमाकार उपांग निकले रहते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है? फिम्बरी कहा जाता है। और ये पीली प्रोटीन के बने होते हैं। जो फिम्बरी होती है ये कैसी बनी है? ये पीली प्रोटीन की बनी होती है। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये पीली प्रोटीन से बने होते हैं, पीली प्रोटीन के बने होते हैं। कौन? तो फिम्बरी या रोमाभ, जो पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। और ये सेंट्रल कोर के चारों ओर कुंडलित भी रहते हैं और पीली फिम्बरी अपेक्षाकृत अधिक लंबे भी होते हैं। तो इस तरह से ये फिम्बरी के बारे में हो जाएगा। और आपको बता दें, जो फिम्बरी होती है इनकी संख्या 300 से लेकर के 400 हर एक जीवाणु में पाई जाती है, प्रति कोशिका पाई जाती है। भाई, जो जीवाणु है वो एक कोशिकीय प्राणी है, तो एक कोशिका भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें लगभग 300 से 400 तक फिम्बरी पाए जाते हैं। एक जीवाणु में 300 से 400 तक फिम्बरी पाई जाती है। और इनकी चौड़ाई की बात करें तो 3 से 10 nm चौड़ाई लगभग में, और लंबाई की बात करें तो 0.5 से 1.5 nm तक इनकी होती है लंबाई। और अगर फिम्बरी के कार्य की बात करें तो ये आसंजक अंग की तरह से कार्य करते हैं, एडेसिव ऑर्गन की तरह से कार्य करते हैं। और ये संयुग्मन में अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण में भी सहायक होते हैं। जब संयुग्मन होता है तो अनुवांशिक पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इन्हीं के माध्यम से जाता भी है। तो ये फिम्बरी के बारे में हो जाएगा। देखिए, अगर जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु कहो चाहे अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहो, तो जीवाणु में जो पोषण होता है या न्यूट्रिशन जो होता है, तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की अगर बात करें तो दो तरह से होता है। पोषण के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं। विषमपोषी को आप परपोषी भी कह सकते हो, या अगर अंग्रेजी में कहें तो हेट्रोट्रॉपिक। और दूसरा होता है स्वपोषी, या इसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक। तो
पोषण के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के हो गए, एक तो विषमपोषी या परपोषी या हेट्रोट्रॉपिक, और दूसरा स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक होता है। अब जो विषमपोषी है, विषमपोषी में क्या अधिकांश बैक्टीरिया विषमपोषी ही होते हैं भाई, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, विषमपोषी ही होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जैसे पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं या फिर कार्बनिक पदार्थ हैं, इनसे अपना भोजन लेते हैं। विषमपोषी ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं इनसे अपना भोजन लेते हैं, जो जंतु हैं इनसे या फिर कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें विषमपोषी कहा जाता है या हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। और देखा जाए तो विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो परजीवी बैक्टीरिया, जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ही परजीवी कहा जाता है, जो रोग पैदा करते हैं, चाहे मनुष्य में हो, तपेदिक है, हैजा है, निमोनिया है, प्लेग है, इसी तरह से चाहे पौधों में हो, तो विभिन्न प्रकार के जो रोग पैदा करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जो दूसरे जीवों पर रह करके जीवन जीते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। तो विषमपोषी परजीवी होते हैं। ऐसे ही मृतोपजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी जो मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। और तो एक तो हो गया विषमपोषी में परजीवी, दूसरा हो गया मृतोपजीवी, और तीसरा होता है सहजीवी। सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी बैक्टीरिया जैसे बैसिलस एजोटोबैक्टर है और रेडिसिकोला है, तो मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ ग्रंथियों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो ये सहजीवी कहलाते हैं। ऐसे ही राइजोबियम भी था। और फिर अगर स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी का मतलब यह होता है कि जो अपना पोषण स्वयं कर ले, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो सरल और अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। और इनमें मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी आते हैं, रसायन संश्लेषी, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सभी इसमें आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत जैसे नीलहरित शैवाल है, ये आती है, हरे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण कर लेते। इसी तरह से जो रसायन संश्लेषी होते हैं तो इसमें सल्फर बैक्टीरिया आते हैं और आयरन बैक्टीरिया आते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया आते हैं, मेथेन बैक्टीरिया, तो ये सभी बैक्टीरिया होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और अगर नाइट्रीफाइंग की बात करें तो नाइट्रोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है। तो इस तरह से कुछ थ्योरी मैंने समझाई। अब इस थ्योरी पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एमसीक्यू को देखते हैं और इसके बाद आगे थ्योरी समझाएंगे, फिर एमसीक्यू देखेंगे। तो जीवाणु पर आधारित 42 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो गए थे, आज 43 से शुरू करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। ग्राम अभिरंजन के लिए कौन सा अभिरंजक प्रयुक्त किया जाता है? स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, मैंने आपको पढ़ाया है, क्रिस्टल वायलेट। इसमें ऑप्शन सही होगा सी वाला, ग्राम अभिरंजन जीवाणु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 चरणों में क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग थ्योरी शुरू वाली नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो में शुरू वाली थ्योरी जाकर के देख लीजिए, समझ जाएंगे। फिर कोढ़ का कारक है, कोढ़ का कारक बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कोढ़ का कारक होता है। यानी कोढ़ जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग होता है, बैक्टीरियल डिसीज होती है। और यह किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएलओ है। अगर आप लोग पीपीएलओ के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, चित्र सही समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में अपलोडेड है। आप लोग यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिए पीपीएलओ और सर्च कीजिए बायोलॉजी साइंस एसके लिखकर आ जाएगा वीडियो, देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा को समझाया हुआ है। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो पीपीएलओ है, यह संसार की सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, या कह लीजिए संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है और इसमें कोशिका भेद्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइकोप्लाज्मा कहो या पीपीएलओ कहो, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भेद्य नहीं होती है?
किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? आद्य जीवाणु यानी आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टाक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल? ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है और इसे शॉर्टकट में PPLO कहा जाता है यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यह पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी। तो हम सभी लोग जानते हैं माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज प्रेजेंट इन TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। और आपको बता दें कि यह आंतरिक अंगों की रक्षा के अतिरिक्त जीवाणुओं को निश्चित रूप भी प्रदान करता है, उनकी आकृति भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी। इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाई। LT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन सही होगा पहला, लेडरबर्ग एवं टेटम के द्वारा कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी। कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन, और संयुग्मन लैंगिक प्रजनन की एक विधि होती है जिसमें एक जीवाणु अपने आनुवंशिक पदार्थ को दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर कर देता है या स्थानांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की थी? ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आंसर सही होगा इसमें से पहला, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। आपको बता दें कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु में या बैक्टीरिया में रूपांतरण प्रक्रिया की खोज की थी। बाद में एवरी, मैक्लियॉड और मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का भी पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग के रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? प्रोटीएज, RNase, DNase, ए तथा बी दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर सही होगा इसमें से डी, ए और बी दोनों यानी प्रोटीएज और RNase। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ DNA है? TMB, MS2, T2 फेज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस DNA इज द जेनेटिक मटेरियल? ऑप्शन सही होगा इसमें से T2 फेज। आपको बता दें कि जो वायरस T2 फेज है, T2 फेज को इंट्रोबैक्टीरिया फेज भी कहा जाता है और यह जीवाणु ई कोलाई को संक्रमित कर उसे समाप्त कर देता है। जो ई कोलाई होता है, मानव आत्मा में पाया जाता है, उसको संक्रमित करता है, उसको संक्रमित करके उसे समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में बिसैला स्ट्रेन कहलाता है। बिसैला स्ट्रेन क्या कहलाता है? इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वायलेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड एस स्ट्रेन कहलाता है। PGT 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एस स्ट्रेन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, राइजोबियम, क्लास्ट्रिडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम? TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें आंसर सही होगा सी, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम होता है जो दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चेचक, रेबीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया? PGT 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। TB फॉर ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है और अन्य सभी विकल्प जो दिए गए हैं
रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा पहला ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग एक मोनरन से होता है, स्यूडोमोनास, जैंथोमोनास, वारिशेला वायरस, पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग इज काज्ड बाय ए मोनरन। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बता दें कि प्लेग एक संक्रामक रोग है और यह यार्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिक नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जो कि एक मोनरन है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नॉट जीन पाए जाते हैं। नॉट जीन इन्वॉल्व्ड इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन राइजोबियम, लेगुमिनस पौधों में, एडमाशिया में, ए और बी दोनों में। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा डी, ए और बी दोनों में, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण कौन से होते हैं? ऑप्शन सही होगा इसमें से डी उपर्युक्त सभी, यानी कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल की उपस्थिति, कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेंस की अधिक प्रतिशत मात्रा, लिपिड में प्रतिशत मात्रा कम, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहां स्थित होता है? जीन which confer antibiotic resistance in bacteria are located in। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर सही होगा सी प्लाज्मिड। और जो प्लाज्मिड होते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, छोटे वृत्तीय द्विसूत्री डीएनए अणु होते हैं जो जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीसोसोम्स पाए जाते हैं कवक में, बैक्टीरिया में, क्लोरेला में, विषाणुओं में। मीसोसोम्स आर फाउंड इन। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आंसर सही होगा इसमें से बी, बैक्टीरिया अथवा जीवाणु में मीसोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीसोसोम्स संबंधित नहीं है कोशिका भित्ति निर्माण में, डीएनए प्रतिभवन में, श्वसन में, प्रोटीन संश्लेषण में। मीसोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद। आंसर सही होगा इसमें से डी, प्रोटीन संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में 1 मोल नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए कितने मोल एटीपी की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, 16। आपको बता दें कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान नाइट्रोजन का एक अणु अमोनिया के 2 अणुओं में बदल जाता है और अमोनिया के एक अणु के उत्पादन के लिए 8 एटीपी की आवश्यकता होती है, 8 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। इसीलिए नाइट्रोजन के 1 मोल को स्थिर करने के लिए 16 एटीपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीलहरी शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती है? साइकस, पाइनस, एंजोला, एंथोसिरास। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ। एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा बी, पाइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है? माइकोराइजा, फ्रैंकिया, राइजोबिया, साइनोबैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन? एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर सही होगा इसमें से पहला, माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु में पीली सहायक होती है अलैंगिक जनन में, गमन में, वैवाहिक संपर्क में, पारक्रमण में। पीली इन प्रेजेंट आर हेल्पफुल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, कॉन्जुगेशन कॉन्टैक्ट, ट्रांसडक्शन। आपको बता दें जो ये पीली है, पीली को फिम्बरी भी कहते हैं। मैंने शुरुआत के लेक्चर में आपको समझाया है, इसी वीडियो में पीली को फिम्बरी भी कहा जाता है। वहां पर मैंने पीली कह दिया था, पीली को फिम्बरी भी कहा जाता है। और पीली अधिकांशतः ग्राम अग्राही जीवाणु में पाए जाते हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, मैंने आपको यह भी बताया था। और आपको बता दें कि पीली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पिलीन की बनी होती है।
एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पिलीन की बनी होती है। कुछ विशेष प्रकार के पिली जिसे सेक्स पिली भी कहा जाता है, यानी उसी में कुछ विशेष प्रकार के पिली होते हैं जिन्हें सेक्स पिली भी कहते हैं और जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये जीवाणु में वैवाहिक संपर्क भी स्थापित करते हैं, इसलिए इसमें आंसर सही होगा सी, वैवाहिक संपर्क में। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी लेकर के आएंगे जीवाणु पर और उस पर आधारित क्वेश्चन समझाएंगे। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।